अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशद बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको बतानी है। जब हम अच्छी बात की बात करते हैं तो डेली बेसिस पर मैं और फैसल आप लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करते हैं, वो इसलिए ताकि आप दिन के किसी भी पहर में सोचें कि यार जो एक अच्छी बात सुबह हमने 9 बजे सुनी थी वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ फिट होती है। तो आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि जो तकलीफ़ आप ख़ुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी नहीं देनी चाहिए। लाइक अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी तज़हीक हो, आपके साथ कोई बदतमीज़ी से बात करे, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तो सेम दूसरा बंदा भी आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखता है कि भाई आप उसकी भी तो कोई इज्जत होती है ना, कि आप उसकी तज़हीक ना करें, उससे लाउड होकर बात ना करें, तसल्ली से बात सुने। तो अगेन वही बात, और इस चीज़ का दर्स तो हमारा दीन भी देता है ना कि आप जो अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरे के लिए पसंद करें। तो जो चीज़ आप अपने लिए नापसंद करते हैं, जो तकलीफ़ आपको लगता है कि आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कभी भी किसी दूसरे को उस तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कराची का रुख करेंगे जहां प्राइस चेकिंग के नाम पर लाखों करोड़ों का फ्रॉड होने लगा है। अब ये मामला क्या है, फ्रॉड कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लोग कैसे झांसे में आ रहे हैं, नदीम जाफर की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कभी सोचा है 100 की चीज 100 में क्यों नहीं बिक रही? लेन देन चलती है लोग की आपस में, भाई मुझे तो यही लगता है। मतलब वो आदत हो गई है ये गरीब आदमी की कि वो सौदा लेने से कासिर है। इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है, अल्लाह ही देख सकता है, अल्लाह ही कर सकता है, कुछ इनके दिलों में रहम डाल सकता है। सरकार तो है, लगता है ही नहीं सरकार। क्योंकि कराची में नाजायज मुनाफाखोरी सरकार की जायज छतरियों के नीचे हो रही है। बड़ा स्टोर हो या गली के नुक्कड़ का ठेला, सब बदमाश बने फिर रहे हैं, अवाम को लूट रहे हैं। और कमिश्नर की प्राइस लिस्ट, जी भाई वही, वो क्या होती है? कौन क्या करता है? गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। दूध वाले वो एक बहुत बड़ी माफिया है, कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। भले हमारे कमिश्नर साहब हो, कुछ भी हो, कोई 200 रुपए भी बेचेगा, 220 रुपए भी बेचेगा, खरीदने वाला बेचारा मजबूरी में खरीदेगा। इस दौर में बता दें ये चीज़ सस्ती हो रही है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। निज़ाम ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस दुकानदार अपनी मर्जी से लगाते हैं जो भी लगाते हैं। क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक और धंधा। बड़ा स्टोर मुनाफा कमाए, कमाने दो, बस मंथली पकड़ लो 5 से 10 लाख रुपए और भूल जाओ कि कोई स्टोर भी है। और हाँ, अगर छोटी गली के नुक्कड़ की कोई दुकान है तो इसे कानून की बड़ी बड़ी शिकें बताओ, भारी जुर्माने की धमकियां दो। जब वो सर करने लगे तो जाली रसीद थमा दो। जुर्माने की जाली रसीद, वो भी सरकारी ठप्पा लगी। जी हाँ, जुर्माना होता था तो कभी 20-25 हज़ार रुपये कभी जुर्माना कर देता, 25 की बनती थी, कभी 10, कभी 15, तो ये पर्ची हमें दी जाती थी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हर जगह पर चंद ऐसे अनासर होते हैं जो कि इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस में मुलविस होते हैं। और बिल्कुल हो सकता है हमारे तकरीबन अगर 100 प्राइस में स्टेट्स हैं तो उसमें अगर एक आध ऐसे कर रहा है तो इस पर हम बहुत सख्त एक्शन जो है वो लेते हैं। कमिश्नर कराची का नोटिस, शहर भर के प्राइस मजिस्ट्रेट को वार्निंग। जराये के मुताबिक जाली रसीदों की सबसे ज्यादा शिकायतें गुलशन इकबाल, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सदर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और अंदरून शहर के इलाकों में पाई गई हैं। अगर चालान पे कोई इस तरह का कोई फेक चालान कोई मैक प्रैक्टिस कर रहा है तो इसी असला को इसको ख़त्म करने के लिए अभी हम कंसिडर करें ई चालान प्रोसेस। हमारी जो है इस पर वर्किंग जारी है ताकि जो जहाँ पर भी जिस दुकानदार को चलान हो वो एक ई चालान वहाँ पे जनरेट हो और वो डायरेक्टली हमारे डेटाबेस में वो आ जाए। तो होपफुली इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम रेडिकेट करेंगे। जुर्माने की रकम सरकारी खाते में जमा ही नहीं होती तो फिर करोड़ों रुपए माहाना कहाँ जा रहे हैं? बड़ा मशहूर गाना था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं। जो कुली होता है ना, उन पे ये गाना बना था। लेकिन जब रेलवे की हम बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ कुली ही एक डिपार्टमेंट नहीं जो कि बड़ा मशक्क़त भरा काम करते हैं। पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन्स में पानी भरने का मुश्किल काम जो करते हैं वो मुलाजमीन, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, वो महंगाई के दौर में कम तनख्वाह का बेचारे शिकवा करते हैं। जाहिर सी बात है, आज जब आपकी तनख्वाह कम होगी, आप किस तरह से अपना घर का बजट मैनेज कर सकते हैं? सलमान अहमद के
की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रेनों में पानी भरता रेलवे मुलाजिम मोहम्मद इरफान गुज़िश्ता 5 साल से मौसम की सख्तियों की परवाह किए बगैर फर्ज की अदायगी में मसरूफ है। समा सट्टा का रिहायशी इरफान ट्रेनों की छत पर चढ़कर मुख्तसर वक्त के लिए रुकने वाली ट्रेन की बोगियों में पानी भरने का मुश्किल काम करता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो रही हो, हमने पानी हर हाल में भरना होता है। चाहे हम उसके लिए 4 पाइप लगाएं एक जगह पे, चाहे कुछ भी करें, कोई भी मुश्किल आते हैं, हमने पानी हर हाल में भरना है। और वो आपके सामने हमारा काम ये है कि मुसाफिर की जितनी खिदमत हो सके हम करें। इरफान अपने मुशक्कत तलब काम से तो मुतमईन है, लेकिन बदले में मिलने वाले मुआवजे से उसका गुजर बसर मुश्किल से होता है। पहले हमारी 13,500 तनख्वाह थी, फिर 17 हुई। अब शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, उन्होंने 25,000 हमारी तनख्वाह कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और घी की हम नोयत देखें ना, तो हमारे घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। 2 वक्त का खाना, तीसरा वक्त हम सोच नहीं सकते, 2 वक्त का खाना हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर रेलवे के क्वार्टर में हम बैठे हुए हैं, किराया उसका कटता है, बिजली का बिल कटता है, कटा के हमारे पास आ बचता है 17,000। तो 17,000 में आप भी समझते हैं कि कितना मुश्किल गुजारा होता है। समा सट्टा जंक्शन पर काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन ने तनख्वाहों में इजाफे के साथ मुस्तकिल मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया। हमें बहुत ही दिली खुशी होती है, ये हम दिल से काम करते हैं। हमारा और भी काम होता है नीचे कोचों का, सफाई का, और भी काम करते हैं, मगर हुकूमत से हमारी ये इल्तिजा है कि हमें पक्का कर दिया। मुश्किल हालात और कम तनख्वाह में मुसाफिरों को सहूलत फराहम करते रेलवे मुलाजमीन ने हुकूमत से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लगा रखी है। मोहम्मद इरफान और इन जैसे कई मेहनतकश मुलाजमीन मुसाफिरों को पानी की सहूलियात फराहम करके अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन खुद कम तनख्वाह और महंगाई के हाथों परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, भावलपुर। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिएगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बढ़ती आबादी के साथ सड़कों पर हमने देखा है कि गाड़ियों, बसेस, रिक्शों, मोटरसाइकिलों का सैलाब भी नज़र आता है। मतलब जाहिर सी बात है, हर किसी के पास अपने व्हीकल है, जिसके बाद ख़तरनाक ट्रैफिक हादसात अब जो हमने देखे कि एक रूटीन में हम देखते हैं भाई ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात में सड़कों की खस्ता हाली, ओवरलोडिंग है, वन वे की खिलाफ वर्जी है, ओवरटेकिंग है, इशारा तोड़ना है, गैर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स हैं जिनका हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, नौ उम्री में बग़ैर लाइसेंसेस के ड्राइविंग शामिल है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इनमें सबसे जो मेन रीज़न है, अहम जो वजह है, सड़क इस्तेमाल करने वालों का जल्दबाज रवैया है। लोग नहीं रुकते, लोग देखते हैं जी अगर ट्रैफिक बैरियर भी भागने की करता है कि किसी भी तरह से सड़क क्रॉस कर लें। 80 से 90% ट्रैफिक हादसा तेज़ रफ्तारी के गैर मोहतात रवैये की वजह से होते हैं। थोड़ी सी एहतियात से ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सकता है। हमने अक्सर ये पढ़ा होगा कि देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में कभी भी ना पहुंचे। एग्जैक्टली अपने आप को या फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाए। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने जो खुद ड्राइविंग करते हुए देखा है कि जो बाइक वाले होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा गंदी तरीके से बाइक चला रहे होते हैं। बस उन्हें निकल जाएंगे इसी तरह, हम चाहे सिग्नल है हम बंद है या हम नहीं है। महक ताली दोनों हाथों से बचती हाँ। है। अगर कभी हम ये कहते हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद रहती है हमारी जो है पुलिस फोर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस फोर्स, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि हम बतौर अवाम हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, कौन से रूल्स उनको फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं फॉलो हो रहे हैं। तो अगर गलती है तो एक तरफ से नहीं है, दोनों अतराफ से है। अगर आपको कोई रोकता भी है कहीं पे तो आपका चाचा मामा ताया कोई ना कोई पीछे से निकल आता है कि मैं इसको बता दूंगा, रिश्ता बन जाता है। मैं उसको बता दूंगा। तो जी हमारे साथ हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान भी होंगे और इसके अलावा हमारे साथ जो है डॉक्टर कमर रिजवी साहब मौजूद हैं, SSP ड्राइविंग लाइसेंस सिंध। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि बहुत हदफ तनकीद हम बनाते हैं
पहली बात तो ये है जो कि हमारे पास जो फोर्स है वो बहुत कम है, चाहे जो हमारी पुलिस है या फिर हमारा जो ट्रैफिक पुलिस के वाले मामलात हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई हमारे पास जितनी नफरी होनी चाहिए सड़कों पे, जब हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वाकई उतनी है या फिर नहीं? बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की। आपने भी बड़ा अच्छा शुरू में बोला कि हादसात के असबाब क्या हैं। इंजीनियरिंग के कॉजेज़ होते हैं, जहाँ रोड टूटी हुई है, कहीं सही कट नहीं बना हुआ, कहीं जम बना हुआ है, बहुत सारी अवामिल हैं, टूटी हुई हैं, कहीं खस्ता हाली है और हमारे अवाम की जल्दबाजी है। स्पेशली जो हमारे मोटर बाइक पे सवार होते हैं उन हजरात को सब्र नहीं है। तो बात यह है कि नफरी की जहाँ तक आपने बात की, तो नफरी का रेशो यकीनन अवाम की जो तादाद है उसके लिहाज से तो कम है, लेकिन पिछले दिनों में हमने भर्तियां बहुत ज़्यादा की हैं, अच्छी भर्तियां की हैं, पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हमने हायर कर रहे हैं, मुसलसल वो सिलसिला जारी है। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा पिछले दिनों में, यानी इससे पहले इस लेवल पे भर्तियां नहीं हो रही थी, मुसलसल ये तकरीबन 10 साल से तो मुसलसल तकरीबन 10 साल से मुसलसल भर्तियाँ हो रही हैं और ज़्यादा तादाद में हो रही हैं। हमारे मौजूदा IGP साहब जो हैं, उनकी गुलाम नबी मेमन साहब, उनकी कोशिश ये है कि पढ़ी लिखी अच्छी नफरी जो है अच्छी तादाद में भर्ती हो और मुसलसल उनकी कोशिशें और काविशें हैं, जहाँ जहाँ दुरुस्तगी नहीं है उन महकमों में दुरुस्तगी आए और बेहतरी हो, तो वो मुसलसल कोशिश और काविश जारी है। तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, इसको हमें भी ठीक करना है, आपको भी ठीक करना है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा डायस्पोरा बाहर है वो बहुत अच्छा और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं, वो लोग बेस्ट पाकिस्तानी बेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीज़न कहलाते हैं। तो हमारे मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि आप इसको ओन करें कि आपका मुल्क है, तो इसको इस तरह ओन ना करें कि जो मर्जी आए कर लें, बल्कि जो नेकनामी आपने बाहर कमाई है वो ट्रांसपायर होनी चाहिए, यहाँ से ट्रांसपायर होनी चाहिए। मजाक ये कहते हैं ना कि कोई बाहर जाता है हमारा पाकिस्तानी, तो वो कहता है अच्छा ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है, एग्जिस्ट करती है हमारे यहाँ, तो आप देख लें ज़ेब्रा क्रॉसिंग। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ एग्जिस्ट करती है वहाँ आप क्यों नहीं एहतराम करते? जी, कमी ज्यादती की तो मैं बात ही नहीं करता। जहाँ पे लेन्स मौजूद हैं वहाँ आप क्यों नहीं पाबंदी करते? बेहतरी आ रही है, बेहतरी की तरफ गामजन है, अच्छी की उम्मीद है, अच्छे के लिए कोशिशें हैं, मुसलसल कोशिशें हैं। सर अल्लाह करे आप इन कोशिशों में कामयाब हो जाए। अच्छा, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया हमने कराची में हादसात हो, वजह जो है वो समझ सामने लेकर आए, ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय रिश्वत लेने में मसरूफ़ है। हमारे नुमाइंदे यासर ने सदर मार्केट कराची का एक इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक एहलकार से सवाल करना चाहा तो माइक कैमरा देखकर एहलकारों ने दौड़ लगा दी। सर ये मैं चाहूँगी कि ज़रा आप भी स्क्रीन पे देखें और नाजरीन भी जो हैं वो ज़रा इसको देखें, तो प्लीज़ ज़रा दिखाएगा भाई। ये लेके तो आया है, अबे रोशनी लाइट अब इसके लिए अगर चीज लेनी तो वो सामने स्टोर है वहाँ पे लेना है। ये खुला हुआ ये पता चलेगा, ये खुला हुआ किसके दोस्त कहाँ किसने पैसे लिए? यार वीडियो बनी हुई है मेरे पास। आप पैसे मांग रहे हो मुझसे, बोले पैसे दो हमें, हम जब गाड़ी रोड चला रहे कहाँ से आप लोगों को पैसे देंगे? मेरे पास वीडियो बनी हुई है। अच्छा वीडियो बनी, किसने पैसे लिए? है सबूत आपके पास? सबूत है, वो मैं क्या परमिशन है आपके पास हमसे इंटरव्यू लेने का? अहमद चीमा को बताऊंगा। बताओ मेरे भाई, बताओ, बिल्कुल बताओ। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। हम इस पर बहुत डिबेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं चाहूँगा पहले तो आप जरा कमेंट करें इस। नहीं, बिल्कुल कमेंट क्या है, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें एग्जिजरेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ। हमारे मौजूदा IG साहब ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है, सिर्फ ट्रैफिक में नहीं, हर शोबे में जहाँ जहाँ बददियानत लोग मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा वाज़ेह, और आवाम पे भी इसको ये वाज़ेह हुआ है, लोगों को पता चला है बाकायदा कि एक्शन हुआ है बड़ी तादाद में, और सिर्फ एक बार का ये अमल नहीं है।
हमारे आईजीपी साहब जो है मुसलसल इस अमल को जारी रखे हुए हैं। हर शोबे में जो भी पुलिस का आप शोबा उठा लें, ये भी देखिए बात ये है कि पूरा शोबा कोई भी ख़राब नहीं होता, कुछ काली भेड़ें हर शोबे में मौजूद होती हैं, उनको इरेडिकेट करना आपका फ़र्ज़ है, उनकी तरफ से आप आंखें बंद ना करें। यकीनन इनके खिलाफ भी एक्शन हुआ होगा। बिल्कुल हम अच्छा देखें ना, अब अगर आपने मुताल्लिका DIG साहब को भेजा है तो यकीनन इसमें भी एक्शन हुआ। बेशतर ने इसमें हेलमेट नहीं पहना हुआ, जो कि बड़ी सिंपल, आप देख रहे हैं ना, जो हमारे बाइक राइडर्स हैं उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो इसका सीधा सा ये है ना सर कि चालान कर दें। बिल्कुल चालान होता है। हेलमेट भी वही देखिए, हम कई बार कैंपेन चला चुके हैं, ड्राइव चली हैं, अखबारों में भी आया है, ख़ुद हमने रोडों के ऊपर लोगों को बताया है कि ये जो आपका हेलमेट पहनना है ये हमारे किसी मफाद में नहीं है, आपके ही मफाद में है। एक जो आपकी लाइफ सेविंग है, आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम आपका पूरा बच जाता है अगर आप एक हेलमेट पहन लेते हैं। अगर फेटल खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाए उस तक में आप बच जाते हैं, लाइफ सेविंग है। तो आवाम को शऊर की ज़रूरत है। एक 200 को 400 का हेलमेट जो है वो कोई इतना आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। इसी बीच हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान ख़ान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अहमर, हम जब बात करते हैं ट्रैफिक वायलेशंस की और जब हम बात करते हैं ट्रैफिक रूल्स की, आपने क्या देखा है कि ख़ास तौर पे आपको याद होगा शारे फैसल पे बाज़ाब्ता एक पूरी अलग बाइक लेन भी बनाई गई थी, ठीक है, उस पर कितना अमल दरामद हुआ? हालांकि बड़ा कोशिश की थी वही ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी कि भाई वो बाइक वाले उस पर चले, क्या बना उसका फिर ज़रा ये तो बताएं। देखिए, सिर्फ एक लेन नहीं बनाई गई थी बल्कि एक फोर्स भी बनाई गई थी, शारे फैसल फोर्स उसको नाम दिया गया था, और वो रेड कैप्स लगा के जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को शारे फैसल पर डिप्लॉय किया गया था और कहा गया था कि जी शारे फैसल के ट्रैफिक को रवा रखने के लिए ये वो फोर्स होगी जो काम करेगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ भी ख़त्म हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक तो वो जो मोटरसाइकिल लेन थी उसकी पाबंदी भी करवाई गई, लेकिन उसके बाद वो चीज़ भी ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं लेकिन उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर हम इस साल के यानी कि 10 महीनों के ट्रैफिक हादसा का जिक्र करें जो कि शहर में हुए हैं, तो 116 मोटरसाइकिल सवार अफराद जो है वो इसमें जामहक हुए हैं, जबकि 11 लोग बसेस की टक्कर से या उसकी जद में आके मरे हैं। इसी तरह 20 लोग जो है वो ट्रेलर्स, जो बड़े ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं, उनकी जद में आके मरे। 37 लोग ट्रक की जद में आके या उनकी टक्कर से मरे। तो ये हैवी ट्रैफिक जो है वो खास तौर पर बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है शहरियों से। कमर रिजवी साहब से मैं सवाल करना चाहूंगा कि सर, ये जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं, क्या इनको हम लाइसेंस देते हुए क्या चीज है ऐसी कि हम उनकी ट्रेनिंग में शामिल करवाएं कि कम से कम ये जो ट्रैफिक हादसा है कम हो सके, खास तौर पर हैवी ट्रैफिक के? जी बिल्कुल, आपने बड़ा रेलेवेंट सवाल किया भाई। बात यह है कि जब से मैं आया हूँ उसके अभी 3 महीने तकरीबन हो रहे हैं, हमने नया सिलसिला शुरू किया है और वो HTV और LTV के जो ड्राइवर हज़रात हमारे पास आते हैं उनके हम बाकायदा उनके हैं, उसमें उनको वाज़े तौर पे हिदायत देते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। उनसे इंटरव्यू बाकायदा लिया जाता है, उनसे बाकायदा टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट की वीडियो क्लिप हम बनाते हैं। ये गुज़िश्ता 2 महीने से हम मुसलसल वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं कि उनका टेस्ट प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं। जिसके बाद प्रॉपर तरीके से अगर इनका लाइसेंस बनेगा, ये बेहतर ड्राइवर हम उसमें उनको लाइसेंस देंगे, तो जो बेहतर ड्राइवर रोड पे आएगा वो यकीनन एक्सीडेंट, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो उससे सरजद नहीं होगा और हमारे हादसात यकीनी तौर पे उसके नतीजे में कम होंगे। ट्रैफिक हादसा जहाँ तक एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि लाइसेंस की सिक्योरिटी फीचर क्या क्या है। उसकी वजह ये है कि हम ये देखते हैं कि किसी ड्राइवर को पकड़ा जाता है तो उसके बाद से लाइसेंस तो बरामद हो जाता है, बाद में पुलिस ये दावा करती है कि वो लाइसेंस जाली था। तो क्या हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में सिक्योरिटी फीचर्स अगर शामिल करें? जी बिल्कुल तो है, बिल्कुल है। अमर भाई, अगर आप इस प्रोग्राम से पहले मुझसे अगर ये आप एक वो क्लिप रिकॉर्ड कर लेते तो मैं उसमें आपको सिर्फ फीचर ही बताता। तकरीबन 18 से 20 के करीब फीचर्स हैं और बहुत आसान है इसको वेरीफाई करना एक आम आदमी के लिए भी। मसलन एक आसान सा मैं अभी बता दूं आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे DLS में है, उसको अगर आप रब करते हैं तो वो फॉर द टाइम बीइंग मिट जाएगा।
जैसे जैसे कूलिंग इफेक्ट उस पर आएगा वो दोबारा उभर के सामने आ जाएगा। ये एक आम कार्ड में नहीं हो सकता। ये वन ऑफ द फीचर्स है, सिर्फ एक मामूली फीचर जो है। फिर उसके बाद उसके ऊपर वो रेड लाइट डाल के और अल्ट्रा वायलेट लाइट डाल के वो मुख्तलिफ फीचर्स हैं, वो हमारे पास मौजूद है। तो वो फीचर्स बहुत अच्छे हैं। आप किसी वक्त फुर्सत से हमारे पास आएँ तो मैं आपको वो फीचर्स पे ही आपको मैं 8-10 मिनट इस पे मैं आपको बताऊंगा। ये बड़ा जरूरी है ना, आवाम को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल आवाम को भी पता होगा। हमने इसका मुश्तहर भी किया था, अब दोबारा से इसकी कैंपेन करेंगे। आप चैनल्स का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताउन रहा, प्रिंट मीडिया का, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आम आदमी को भी पता चलेंगी। हमारे एहलकारों को तो पता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा, जब हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ का आपको भी पता है ट्रांसपोर्ट निज़ाम वो 1901 का अभी तक चल रहा है। बहुत सारे लोग का शिकवा करना है कि जी, और ये मैं जो आम आदमी की बात है जिसमें मैं भी हूँ, आप भी शामिल है, वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी ये जो गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ, उनको तो रोक भी लेते हैं, चेकिंग भी हो जाती है, चलान भी हो जाता है। अब ये जो बड़ी बड़ी बसें हैं इनको कोई रोकता नहीं है, और सबसे उससे भी बढ़ के, ड्राइविंग लाइसेंस से भी बढ़ के इनका फिटनेस सर्टिफिकेट, माहौलियात आजकल कितनी ख़राब कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, मैं चाहूँगा इस पर इजलास भी देखिए, आम परसेप्शन जो भी हो, लोग ये समझते हो चालान हो रहे हैं नहीं हो रहे, इससे कतई नज़र हमें बात करनी चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स लेंगे, मैं खुद भी ट्रैफिक में रह चुका हूँ, सर्व कर चुका हूँ, अब मैं एक दूसरे रूप में ड्राइविंग लाइसेंस में सर्व कर रहा हूँ। चालान होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। ये एक इन कॉन्ट्ररी टू द कॉमन बिलीव है कि नहीं होते, उससे बिल्कुल मुतजाद है बात कि बहुत बड़ी तादाद में चालान होते हैं। अच्छा जी, हैवी ट्रैफिक के भी, बसों के भी, और उसका पूरा फिगर अभी ऑफ हैंड तो मैं नहीं बता सकता आपको, वहाँ को भी लेना पड़ेगा आपको वहाँ से ड्राइविंग उससे ट्रैफिक वाले चालान वगैरह करते हैं, तो उनसे आप फिगर लेंगे तो बड़ा आपको फिगर में फैक्चुअल फिगर मिलेगा, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज्ड है। कोई अपने दिल से बना के फज करके फिगर फज नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कंप्यूटराइज की बात की, हमने देखा कि पिछले दिनों में जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी तरसील को भी बहुत आसान बनाने की कोशिश जी बिल्कुल, घर तक पहुंचेगा आप जी। पहले मैं चाहूंगा कि जरा पहले होता था कि जी हम जाएंगे टेस्ट और ये वाले मामला, ये जरा प्रोसेस उसमें हो ये रहा था। जो हमारा बेसिक नुक्ता ये था कि हमारे पास लोग आते थे और उनका पता या तो गलत होता था, या उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये बंदा वहाँ रहता भी है कि नहीं, इसने डाटा अपना सही नोट कराया है कि नहीं। एक तो ये थी, दूसरे सिक्योरिटी फीचर थे कि उसी बंदे के हाथ तक पहुँचे जो उसको जिसका लाइसेंस है। तो हमने फिर उसको कोरियर के सर्विस के जरिए, और बहुत अच्छी सर्विस है हमारी, 2 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई शिकायत हमें मौसूल नहीं हुई कि किसी को लाइसेंस वसूल ना हुआ हो। अच्छा अहमद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कमर रज़ीक साहब, ये जो हैवी ट्रैफिक से हादसा हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप ये किस तरह जो है वो रोके जा सकते हैं? क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देखते हैं खास तौर पर हैवी ट्रैफिक से हादसा होते हैं। मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी शेयर किए कि 37 अफराद जो है वो ट्रक से, 20 अफराद जो है वो ट्रॉलर से, इसी तरह 14 अफराद जो है वो डंपर्स और ऑयल टैंकर की टक्कर से जो है वो जाम हुए। तो इन हादसा को कैसे रोका जा सकता है? ये एचटीवी और जो लाइसेंस है इसमें हम मजीद बेहतरी क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको अर्ज किया कि मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है कोई 2 महीने से, तो हमने इसमें एक तो स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो मैंने मुतारिफ कराया है कि एक जैसा टेस्ट हो अक्रॉस द सिंध। हमारी 10 जो ब्रांचेज़ हैं जहाँ से हम इशू करते हैं LTV और HTV, वहाँ बाकायदा एक यूनिफॉर्म्ड तरीके से अब हम टेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट हो रहा है। उनमें हमने पहली बार वीडियो क्लिप बनाने का तरीका मुतारिफ कराया, 2 महीने से वो वीडियो क्लिप्स भी बन रही हैं। प्रॉपर उनकी क्लासेस नहीं होती थी, हमने प्रॉपर उनको ड्राइविंग टेस्ट लेने से पहले सारे ड्राइवर्स की क्लास होती है, उनसे आगाही ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, उनको मुतारिफ कराया जाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या टेस्ट में जाके देंगे। उनका बाकायदा एकेडमिक टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट में अगर वो पास होते हैं तो फिर रोड टेस्ट उनसे लिया जाता है, फिज़िकल टेस्ट। तो ये मरहला हमने इनके लिए HTV LTV के लिए मज़ीद बेहतर कर दिया है और प्रॉपर कर दिया है, बाकायदा टेस्ट हो रहे हैं, और कोई सिफारिश और कोई चीज़ उनसे बाकायदा हम हलफ लेते हैं कि वो कहीं इस चीज़ में तो इंडल्ज करके नहीं आए हैं, कहीं उन्होंने किसी को इस गलत फहमी में कि उनको किसी को पैसा देने से मिल जाएगा
ये गलतफहमियां हम उनकी दूर कर चुके हैं। सर ये बड़ी अच्छी बात है, जितने बेहतर इकदाम आप करें। लास्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा, जो कम उम्र में बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी हाँ, ये जुवेनाइल उसके लिए किया ये जा रहा है कि ऑफ एंड ऑन ड्राइव होती है, उन कम से बच्चों के खिलाफ रूटीन में भी उनके खिलाफ चालान हो रहे होते हैं। अच्छा। लेकिन ये हमारे वालिदैन पे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि असल तो उनका बनता है, सज़ा उनकी बनती है कि बच्चे के एक्सेस में चाबी है ही क्यों। मैंने तो खुद रोका, जब मैं एसएसपी था यहाँ ईस्ट में, तो मैंने जब मोटरसाइकिल रोके बच्चे से पूछा तो बच्चों ने कहा कि जी अब्बा ने या अम्मा ने खुद हमें चाबी दी है कि सौदा लेकर आ जाओ। जब सौदा लेने के लिए आप उसको 10 यार्ड भेज रहे हैं तो वो 20 मील खुद से भी जाएगा। डॉक्टर साहब वही बात कि ताली दोनों हाथ से बचती है, और इसमें जहाँ महकमे को जो है अपने अंदर ठीक करने की ज़रूरत है, वहीं आम आदमी को भी अपने अंदर जो है ये ठीक करने की ज़रूरत है कि वो किस तरीके से जी अपनी जिम्मेदारी का बहुत रेगुलेशंस तो है ऐसे ना कि उसमें आप सिर्फ नाफिज करने वाले इदारे पे नहीं, बल्कि नाफिज करने वाला इदारा जहाँ आप वायलेशन करेंगे वहाँ सामने आएगा। आपको रूल्स अबाइड तो खुद करने हैं। तो पूरा इतना आपकी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी को रूल्स खुद अडॉप्ट करने हैं, खुद उन पे अमल करना है। हम उस वक्त सामने आएंगे जब वो रूल्स को वायलेट कर रहे होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद और इस वादे के साथ कि जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस वाली चीज़ की, हम आएंगे वहाँ और वहाँ पे हम टीम के साथ आइए, श्योर फिर हमने जो बहुत सारा हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी, जिसमें हमने खवातीन को हमने उनके लाइसेंसेस बनाए हैं, उनके लिए क्या किया है, वो सब गुफ्तगू बिल्कुल रह गई। तो मैं चाहूँगा कि जरूर आप आएं, निज़ाम देखें, हम पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक किस तरह लाइसेंस बनाते हैं, उसको किस तरह हमने मरहलों को आसान किया है, वो आप जरूर। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अहमद, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बीमारी कोई भी हो, इसकी तकलीफ सिर्फ वही जानता है जो कि इस बीमारी से गुजर रहा होता है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तमाम काम सरअंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनमें कमज़ोरी आ जाए या ये अपना काम सही तरीके से ना कर पाएँ या काम करना छोड़ दें तो हम दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। जोड़ों के मरज़ में मुब्तला हज़ारों मरीज़ दिन रात इसकी तकलीफ़ से गुजरते हैं, शिकायत करते हैं। स्पेशली विंटर सीज़न में हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि पुराने दर्द बाहर निकल आते हैं, तो ऐसा ही होता है भाई, पुराने दर्द बहुत बुरे तरीके से बाहर निकलते हैं और ये हर एक के लिए बहुत बड़ा फैसल इम्तिहान होता है। तो ज़रा आज आपको बताते हैं कि आपके जोड़ कौन कौन से हैं, कहाँ दर्द आपको जो उठता है उसका अब इलाज, उसकी प्रिवेंशन भी क्या क्या हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अमरीन फरहान जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो इसी से अपनी बात का आगाज़ करते हैं कि ज़रा आम जो आदमी है उसको बताएं कि जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है अंदर वो कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ जो है वो हमें जोड़ लगाया, वो ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फरहान है, मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रीफली जॉइंट्स डिसीज़ के बारे में बताऊँगी कि हमारे पास जो ऑर्थोपेडिक्स में पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर पट्ठों और जोड़ों की तकलीफ़ के साथ ही आ रहे होते हैं। ज़्यादातर लोगों को कमर की दर्द, गर्दन के दर्द, शोल्डर पेन और नी पेन के यानी कि घुटनों के दर्दों की वजह से तकलीफ़ हो रही होती है। और उसमें यह है कि बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, बैक पेन की बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जॉइंट डिजीज़ को अगर हम लें तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हर ह्यूमन बीइंग के जोड़ों में आ रही होती हैं और उसके साथ साथ जोड़ आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं। आम लैंग्वेज में हम यही कहते हैं कि जोड़ घिसने का अमल स्टार्ट हो गया है और उसके 40+ के लोगों को हम एहतियातें बताना शुरू कर देते हैं कि अपनी डेली लाइफ में आप यही एहतियातें करें ताकि आपकी डिज़ीज़ प्रोग्रेस ना करे, यानी कि आपकी वक्त से पहले जोड़ ख़त्म ना हो जाए। अच्छा, तो ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने अमूमन ये देखा है कि मैं इसलिए ये सवाल करी क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ बहुत देखी अपने इर्द-गिर्द। हम बात करते हैं 40+ लोगों की, 30+ लोगों की, लेकिन मैंने कुछ लड़कियां ऐसी देखी हैं जो कि 20+ हैं, 25, 26, 28 उनकी एज है। उनके जोड़ों में दर्द है, क्या जी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और एक उठते बैठते लाइक आप नमाज पढ़ें, घुटनों में पटाखे की आवाज़ आएगी,
चटकने की आवाज़ आएगी घुटनों की, ये क्या चीज़ है और यंगस्टर्स में ये क्यों होता है? ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़कों में भी अक्सर ये चीज़ देखी जाती है, क्या वजह है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं ये मस्कुलर पेन्स या पट्ठों के दर्द की। ये जो यंग एज में लोगों को होता है ये बेसिकली पॉस्चर रिलेटेड है। पॉस्चर रिलेटेड क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं या स्टडीज़ की वजह से एक ही पॉस्चर में बैठना होता है लॉन्ग आवर्स तक, उसकी वजह से आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है, आपका पॉस्चर ख़राब होता है। जब पॉस्चर ख़राब होता है तो स्पाइन की अलाइनमेंट ख़राब होना स्टार्ट होती है। बेसिकली स्पाइन लोअर बैक में पेन स्टार्ट होता है और अगर नेक में पेन स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वजह से आपके हाथों में पेन आ सकता है। लोअर बैक में पेन है तो आपको रेफ़र होकर नी पेन आ जाता है। अच्छा, बेसिकली यंग लोगों में अगर नी पेन है तो उसकी बहुत कम रीज़न होती हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। उसमें बेसिकली रेफर्ड पेन होता है जो कि प्रॉब्लम कमर में होती है, पेन रेफ़र होके नीज़ में आ रहा होता है। इसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। दूसरा ऑस्टियोमलेशिया एक चीज़ है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसीज होती हैं। ये यंग लोगों में ज़्यादा कॉमन है और यंग लोगों में क्योंकि यंगस्टर्स में हमारे पॉस्चर्स इतने अच्छे नहीं हैं, हम बेड में मोबाइल भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपना कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर स्टडीज़ हैं तो वो भी बैड पॉस्चर्स में बेड पे बैठ के अक्सर लोग स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है और उससे उनको सर्वाइकल पेन, लंबर पेन स्टार्ट होता है और फिर पेन रेफ़र होकर आपके नीज़ में भी आ सकता है, आपके फीट में भी आ सकता है, हैंड्स में भी आ सकता है। तो यंग लोगों में ये रीज़न ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमूमन ये देखा गया कि आफ्टर डिलीवरी वो ख़वातीन जो किसी सेक्शन से गुजरती हैं वो ये कंप्लेन कर दीजिए कि अब जैसे अगर मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ कि जी सर्दियाँ आ गई तो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गई है, तो वो जो आपको उस वक्त इंजेक्शन लगाए जाते हैं क्या उसका असर रहता है आपकी बॉडी पर, या सर्दियों में या एक अरसे के बाद, साल बाद, 6 महीने के बाद वो दर्द निकलता है कमर में, ऐसा होता है? जी देखिए, बेसिकली ये रीज़न्स इसमें जो अगर आपको पेन आ रहा है डिलीवरी के बाद या किसी इंजरी के बाद, उसमें बेसिकली जब अगर सपोज़ आपको कमर में इंजेक्शन लगा है या आपको पूरा बेहोश किया गया है, अगर कमर में इंजेक्शन लगता है तो आधा हिस्सा बॉडी का सुन हो जाता है और उसमें जब आपके लिगामेंट्स लूज़ होते हैं, बोन्स बिल्कुल बेजान होती हैं, बॉडी नीचे की बेजान होती है। जब आप शिफ्टिंग करते हैं पेशेंट को तो उसमें स्ट्रेच हो जाते हैं लिगामेंट्स वगैरह और वो फिर अपनी पोजीशन पे वापस रिटेन नहीं कर पाते, तो वो क्रॉनिक पेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कहीं फॉल हुई है, लोग स्टेज से गिर जाते हैं, बाइक से गिर जाते हैं और पानी पे स्लिप हो गए, तो उससे भी क्या होता है कि स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है, स्पाइन अपनी जगह से हिल जाता है और जो वर्टिब्रस होते हैं रोटेट हो जाते हैं। जब वर्टिब्रस रोटेट होते हैं, जैसे कि ये स्पाइन का मॉडल है, इसको प्लीज़ दिखा सकते जी, इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत बोन्स होती हैं जिनको हम वर्टिब्रस कहते हैं। ठीक है। और इसी से हमारा पूरा स्पाइन बना होता है, सर्वाइकल से लेके कॉक्सिक्स तक। ये बहुत सारी बोन्स होती हैं और चेन की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पीछे जो छोटे छोटे से जॉइंट्स बने हुए हैं, इनके ज़रिए ये बोन्स जुड़ी हुई हैं और उसमें बीच में स्पाइनल कॉर्ड या हरामा का होता है जिसमें से ये नसें निकल रही होती हैं। जी। हर मोहरे के साइड से दोनों तरफ से एक नस निकल रही होती है। अगर किसी वजह से स्पाइन टेढ़ा हो जाए, जैसे यूँ घूम जाए, तो क्या होगा कि ये नर्व्स जो होती हैं ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटी सी जगह होती है जहाँ से ये नस निकल रही होती है हर वर्टिब्रा के पास से। अगर स्पाइन यूँ थोड़ा सा टिल्ट हुआ है तो वो नर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है और नर्व्स पे प्रेशर फिर वो क्रॉनिक हो जाता है, वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं आ पाता और उसकी वजह से नसों के दर्द, जिसे हम कहते हैं कि पट्ठों और जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, या आम लैंग्वेज में लोग ये भी कहते हैं कि जोड़ों के दर्द हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं डिलीवरी के बाद भी और किसी इंजरी के बाद, कहीं से गिरे हों, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, तो उससे स्पाइन की अलाइनमेंट आउट हो जाती है और नर्व्स पे प्रेशर आ जाता है। तो अब ये अलाइनमेंट आउट हो गई, अब इसका इलाज क्या है, एडवांस इलाज अगर की हम बात करें तो? देखिए, अगर आपकी शॉर्ट हिस्ट्री है, सपोज़ कि आपको 4 हफ्ते 6 हफ्ते की हिस्ट्री है कि हमें 4-6 हफ्ते से दर्द है, तो हम भी पेन मेडिकेशन दे रहे होते हैं। तो कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट तो यही दी जाती है और उसके बाद अगर कुछ प्रोलॉन्ग है तो हम भी फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, बट ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम क्रॉनिक हो गई है, इफ़ इट्स बीन मोर देन 3 मंथ्स कि आपका पेन रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, तो देन यू नीड सम असेसमेंट। ठीक है, उसमें फिर हम इवैल्यूएशन करवाते हैं, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एक्सरेज होते हैं, इफ़ MRI इज़ नीडेड MRI भी करवाया जाता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे हर मरीज़ का चेकअप प्रॉपर कि पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। स्पाइन के पेन में देखिए, ये जो जोड़ बन रहे हैं इसकी वजह से भी पेन आ सकता है,
इन जोड़ों को जो लिगामेंट्स जोड़ हैं, लिगामेंट्स ये पट्टे होते हैं, इसी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइट स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी में मसल्स के नीचे होते हैं, इनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। ये सारे बोन्स जो होती हैं लिगामेंट्स से जुड़ी हुई होती हैं। अगर लिगामेंट्स खिंचे हुए हैं तो वो रीज़न हो सकती है पेन की, ये जॉइंट से पेन आ सकता है। और फिर ये डिस्क्स जो होती हैं, बेसिकली दो मोहरों के दरमियान में एक कुशन होता है जेल, अगर ये स्लिप होके बाहर आ गया जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है तो इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो बैक पेन की बहुत सारी रीज़न्स हैं, हमें हर पेशेंट को इवैल्यूएट करना होता है कि पेशेंट की एग्जैक्टली पेन कहाँ से आ रही है, तो उसमें फिर हम उसी लिहाज से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट फिर अब पेन मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी से नहीं हो सकती, उसमें यू नीड सम रीजनरेटिव प्रोसीजर्स, बिकॉज कि अगर लिगामेंट्स ओवर स्ट्रेच हो गए, नर्व्स पे प्रेशर आ रहा है, तो उसमें फिर हम जो हमारे सेंटर में ट्रीटमेंट हो रही है वो हम सजेस्ट कर रहे होते। इसको हम इस तरह कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल चीज़ें। कुछ पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो अब 1 to 2% पेशेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। मोर देन 95% जो पेशेंट्स होते हैं विदाउट सर्जरी उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है और उनको लेटर ऑन भी सर्जरी की नीड नहीं होती। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई अगर आपको किसी भी जिस्म के किसी भी जोड़ में दर्द है तो घर में कोई भी दवाई खाने के बजाय डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें ताकि पता चले कि मसला है क्या। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आप तमाम लोगों से सवाल है कि क्या आपने डॉल्फिन्स देखी हैं? टीवी पर देखने की बात नहीं कर रही, रियलिटी की बात कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे जी हाँ हम फ़लाने मुल्क गए थे, वहाँ पर हमने डॉल्फिन्स देखी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क में भी डॉल्फिन्स देखी जा सकती हैं? बिल्कुल। फैसल गए एक ऐसी ही जगह पर और वहाँ सिर्फ डॉल्फिन्स नहीं थी, सहरा, समंदर, जजीरे, परिंदे, सब कुछ देख लिया उन्होंने, खूब घूम फिर कर आए हैं। तो आपको भी सैर करवाते उसी जगह की आ जाए। समंदर, जजीरा, सहरा, वल्लाह, कुदरत भी क्या क्या करिश्मे दिखाती है। परिंदे फिजा में रक्स करते हैं, डॉल्फिन पानी में छलांगे लगाती है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां बेपनाह खूबसूरती भी है और सयाहत का पोटेंशियल भी है, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लाइक डॉल्फिन वॉच एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं आज विंदर से थोड़ा सा आगे डाम में। मेरी टीम तो जा चुकी है, तो चलें आज आपको डाम की डॉल्फिन्स दिखाएंगे और यहाँ की लोकल कम्युनिटी कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, वो सब बताएंगे। आ जाए। ये है डाम, जिला हब की तहसील विंदर का साहिली गांव। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर अफराद माहीगीरी से वाबस्ता है। खास तौर पे यहाँ के झींगे तो लाजवाब हैं। कोई जाल बना रहा है, कोई रंग बिरंगी कश्तियों की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन जब माहीगीरी का सीजन नहीं होता तो फिर क्या होता है? जो ये गर्मियों के 4 महीने होते हैं ये बड़ी मुश्किल से कटते हैं, इसमें कोई कारोबार हमारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कटते हैं। तो ये हमारी अपील है हुकूमत से कि कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट या कोई ऐसा प्लेस बनाया जाए जहां हमारा काम चल सके, ये हमारे जो 4 महीने हैं वो ज़ाया ना जाएं। समीर भी उन माहीगीरों में से एक है जो सीजन खत्म होने पर परेशान है। समीर यहाँ के रिहायशी अजान, उनके पालतू मैक्स और मेरे साथ शिकार नहीं बल्कि डॉल्फिन ढूंढ रहा है।
और फिर जैसे ही डाम की डॉल्फिन्स को पता लगा कि टीम नया दिन कैमरे समेत यहाँ आई है तो फिर ऐसे ऐसे पोज दिए कि मजा ही आ गया। यू सी डॉल्फिन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है इस दुनिया में। बेसिकली देर गोइंग एक्सटिंक्ट डॉल्फिन्स एंड कुछ ज़्यादा ऐसे रेयर्स एनिमल हैं लाइक पैंडास। तो सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट यहाँ पर डॉल्फिन्स हैं। जी, तो हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं कुदरत अपने जो अनमोल राज है वो हम पे अफशा करता जा रहा है। पहले डॉल्फिन्स थोड़ी थोड़ी नज़र आती थी और अब बाकायदा यहाँ पे हमें उछलती कूदती खेलती हुई नज़र आ रही हैं। हम आपको ज़रा ऊपर से ये पूरा अब मंजर दिखाते हैं। एक तरफ छोटा सा आइलैंड है, दूसरी तरफ पूरे मैंग्रोव्स के जो है वो पूरी कॉलोनीज़ है, पूरे दरख्त हैं। इतना खूबसूरत है ये, देखें। जब ज़्यादा पानी आता है तो ये समंदर बन जाता है और पानी जब पीछे जाता है तो ये छोटा सा जजीरा बन जाता है और फिर इस जजीरे पे आ जाते हैं दीगर मुल्कों से हिजरत करके परिंदे। माइग्रेटरी बर्ड्स की जन्नत बन जाता है ये डाम। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है जो हम लोगों को समंदर भी दे दिया एक साथ, उसके साथ समंदर और सहरा भी दे दिया। यही तो एक खूबसूरती है इस इलाके की। दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ के जो है सैर करने, यहाँ पे देखने के लिए। इंता हबीबी वहदन नसीबी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इस वक्त दुबई में या किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हैं और वहाँ पे हम डेजर्ट घूमने आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा अपना पाकिस्तान है, कराची से 2-2.5 घंटे दूर विंदर से आप उल्टे हाथ पे जाएंगे तो आपको ये डाम का एरिया मिलेगा। अब आपने देखा यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट भी हैं और यहाँ पे ये सहरा है। करने वाले अगर चाहें तो इन छोटे छोटे सहराओं में जो कि दाद निगाह फैले हुए हैं, यहाँ डेजर्ट सफारी हो सकती है, यहाँ पे ज़बरदस्ती टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर करने वाले चाहें तो देखिए इधर डेजर्ट है और इधर वाटर है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। इट्स बेस्ट फॉर अ टूरिज़्म प्लेस इफ़ दे वर्क ऑन इट ना। अगर ये लोग चाहें तो इसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं, इतना पॉपुलर कर सकते हैं। जिस कदर सयाहती पोटेंशियल इस छोटे से साहिली गांव में है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये हमारा अपना पाकिस्तान है और अपना डाम है विंदर से आगे। और मेरे आप देख सकते हैं सहरा ही सहरा में लेटा हुआ हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सहरा के बिल्कुल पीछे समंदर है। तो आइए और एंजॉय कीजिए सहरा एंड समंदर डाम के अंदर। अभी सयाहत से लेके कश्ती साजी की पूरी एक सनत तक डाम का ये छोटा सा इलाका है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि थोड़ी सी नजर करम यहाँ कर दी जाए, क्योंकि यहाँ जहाँ देखें खूबसूरती ही खूबसूरती है। आजकल के दौर में जो कारोबार है वो बड़ा ज़रूरी है। अब इस कारोबार को बदलते वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है और जो हमारे बाज़ार हैं वो डिजिटाइज होते जा रहे हैं। तो हमारा एक तो कारोबार तब्दील हो रहा है, कारोबार करने के तरीके उनमें इनोवेशन आती जा रही है। एक बड़ा अनोखा सा सेगमेंट है जी हमारे पास, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ दो ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी बनाई हुई है। हमारे साथ एमन समी खान और रीमा अजीज़ मौजूद हैं। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारोबार में जिद्दत कितनी आती जा रही है। एक ज़माने में पाकिस्तान का ट्रक आर्ट
ट्रक की वजह से मशहूर था, लेकिन अब वो ट्रक आर्ट हमारे पहनावों में नजर आता है, हमारे शूज तक में आ गया है, शूज में, दुपट्टों में, शॉल्स में, आपको हर जगह वो ट्रक आर्ट नज़र आएगा। और इसी जो ट्रक आर्ट को बनाती हैं, जो खातून लाइक कपड़ों पे डिज़ाइन करती हैं, जुनैरा जावेद कराची की, कराची से आप ताल्लुक़ रखती हैं, आर्टिस्ट। आप कैसी हैं आप जुनैरा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जी। ये बताइए कि कैसे आपको इस चीज़ का आइडिया आया कि ऑलरेडी पहले से काम तो कर रहे थे, लेकिन कैसे आपने फिर अपने प्लेटफॉर्म को तब्दील किया और अब उस प्लेटफॉर्म पे कितनी खातीन जुड़ चुकी हैं? अच्छा, मैंने जब सोचा था, मैं बिल्कुल हमेशा से मेरी एक ही सोच है कि एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए मेरा क्या रोल होगा सोसाइटी में, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना काम करना है। मैं MBA मार्केटिंग थी, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी स्पेस बनाई जाए जिससे घर बैठी खवातीन को फ़ायदा हो सके। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थी वो मेरे पास आई, मैंने उनकी ट्रेनिंग की। एक ग्रुप के थ्रू हम लाइव सेशंस करते थे ताकि उनके बिजनेसेस के पेजेस, इंस्टाग्राम बेहतर हो सके। अब वो जुड़ते जुड़ते सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि माशाल्लाह आज 43,000 हमारे पास अराउंड द पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाहर जो खवातीन पाकिस्तानी रह रही हैं वो हमारे साथ हैं, और हम सब मिलके काम करें। और इस वक्त वुमेन्स पाकिस्तान की लीडिंग एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। मेरे साथ रीमा है, ये कैटरिंग का बिजनेस करती है। और रीमा आपके साथ किस तरह से जुड़ी, किस तरह से लिंक हुआ? रीमा भी एक एंटरप्रेन्योर थी, इनका कैटरिंग का बिजनेस था। तो जब कोविड आया था बीच में, तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बहुत मुतासिर हुए थे, अच्छे खासी। रीमा मेरे पास आई थी, रीमा का कैटरिंग का बिजनेस था, रीमा का फूड ट्राई किया, अमेजिंग, बेस्ट 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 हर चीज़ इनके पास है, कॉन्टिनेंटल, हलवे, ट्रेडिशनल, पाकिस्तानी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, तो रीमा माशाल्लाह जैसे बता रही हैं कि बाहर भी आपके खाने जाते हैं और क्या ज़बरदस्त आप फिर तो खाने बनाते हैं। अब आप प्लीज़ भिजवाइएगा ज़रूर हमें। डेफिनेटली। किस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो पहला स्टेप जो आपने लिया? एक्चुअली इससे पहले मैं टीचर थी। ओके, ठीक है, तो टीचिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाइक कुकिंग वॉज माई पैशन, कि काफ़ी टाइम हो गया था, इट वॉज 18+ ईयर्स। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। तो फिर उसमें मैं फिर कुकिंग में आई, क्योंकि मेरे फ्रेंड बहुत थे वो जो मुझे कहते थे कि तुम यू कुक सो वेल, तो तुम प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दो फूड। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे स्कूल खाना पहुँचाओ। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक तब लाइक वॉट 3 साल पहले ही गेव मी 5,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, क्योंकि जाहिर बात है तब इतना और आप बिल्कुल न्यू भी थी, बिल्कुल न्यू थी। आपको इन होने के लिए फिर एक टाइम भी चाहिए होता है। से आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा कॉन्टैक्ट्स आते गए, उसके थ्रू क्लाइंट्स बनते रहे। फिर उस ईयर मैं कराची ईट के लिए सिलेक्ट हुई थी। ओके, कराची ईट फेस्टिवल के लिए उसके लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैंने रखा था फ्राई कबाब, निहारी और गाजर का हलवा। फैसल को भूख लगना शुरू हो गई, ये मैं आपको बता दूं। That's the best thing। और इसको उर्दू में मुहावरा कहते हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो मैं इसके साथ साथ हमारे पास देखें आज हमने क्या किया है, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, और आर्ट है यहाँ पे, टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा जुनैरा, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह से हैंडबैग्स पे भी, जैकेट्स पे भी, पूरी दुनिया वाले ट्रक आर्ट को कब आपने सोचा कि ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है? मैं जब आर्ट बनाती थी तो मैं कहती थी कि सिर्फ दीवारों पे नहीं आप हैंग कर सकते, आप इसको पहन भी सकते हैं। तो मैंने अपने ऊपर बेसिकली पहले ट्राई किया था कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ, और ट्रक आर्ट एज पाकिस्तानी। तो मैं जब पहन कर गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब्रॉड जाता गया। तो जब अब्रॉड गया तो फिर वहाँ तो ऑब्वियसली सारे तो बहुत पसंद किया जाता है हमारा ट्रक आर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस फॉर्म में चीज़ें आपके पास आती है? लाइक अगर कोई चाह रहा है कि जी जुनैरा उनकी जैकेट पे कोई ज़बरदस्त आर्ट बनाते हैं, अब सर्दियां हैं शॉल पे बना दें, तो क्या आपको कॉल की जाती है कि जुनैरा एक शॉल चाहिए जिस पे आपका ट्रक आर्ट हुआ हुआ हो, या आपको शॉल भेजी जाती है या फिर उस पर कहा जाता है या फिर ट्रैवल सूट के इस पे? हाँ। किस तरह होता है? मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, और वेबसाइट भी अब रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो वहाँ मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं, लोग मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि वो उनको किस कैटेगरी पे चाहिए, जैकेट, सूटकेस, शूज़ वगैरह।
तो फिर यूजुअली मैं खुद बाय करती हूँ, लेकिन वो ब्रांड्स बता देते हैं कि हमें इस ब्रांड पे ये वाला पेंट चाहिए। ओके, यानी आपको शर्ट है, ये शॉल है या बैग है, कहते हैं कि जी फलाना ब्रांड होगा और उस पर आपने ये बनाना है। मेरा काम सिर्फ पेंट का है, बाकी वो प्रोडक्ट। और ये जैसे ये आपने ये शॉल बनाई, कितना टाइम लगता है? It takes one night. बस एक रात में मुकम्मल बन जाता है वो? उसमें बहुत टाइम भी लगता है सूखने में और फिर इसका प्रोसेस। जैसे जैकेट भी है तो इस पे तो ड्राई होने में टाइम लगता होगा। मैं चाहूँगी ज़रा हमारे कैमरामैन जूम करके ज़रा जैकेट दिखाएं। तो ये जैकेट का क्या प्रोसेस है कि किस तरह से इस पे मुझे तो लगता है कपड़े पे अगर आप कभी भी पेंट यूज ज़्यादा फैल जाता है, तो ये किस तरह से? हाँ, देख मगर प्यार से। तो ये बताएं ज़रा। और लोग कहते भी है कि ये वॉशेबल है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल वॉशेबल है, ये परमानेंट पेंट है। और इसका जो प्रोसेस है कि आप पेंट के बाद इसको बैक साइड से जब ये ड्राई हो जाए तो बैक साइड से आप आयरन कर दें। अच्छा, ये तो इतनी ज़बरदस्त आपने बात की है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह ये काम कर रही हैं। मुझे एमन ये बताइए कि इस तरह का टैलेंट जब आता है आप लोगों के पास, हमारे पास इतना, ये तो सिर्फ एक ये चीज़ है ना, मैं पूरे पाकिस्तान में देखूं, राइट फ्रॉम थर जहाँ पे शालें बनती हैं, टू गिलगित जहाँ पे जो है वो उनकी ट्रेडिशनल टोपी है, तो कैसे आप ख़ातीन को एम्पावर कर रही हैं? बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि देखिए हम सब के पास तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का तरीका है। डू यू थिंक कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी जहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है वहाँ भी इसको अपने टेंटिकल्स फैलाने चाहिए? Exactly. हमारे पास ऐसे है कि रिमोट एरिया से जब ख़वातीन आती हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट उनके पास या तो एक्सेस नहीं होता या उन्हें यूज़ करना नहीं आता। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि अब हमने वेबसाइट डेवलप कर ली है। अब हमारी टीम बाकायदा उन रिमोट एरियाज़ में जाएगी, प्रॉपर उनकी शूट करेगी और वो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अब उसको सेल करेंगे। अच्छा, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, कुछ नहीं करना। इसके कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं कुछ फेसबुक के पेजेस ऐसे जानती हूँ जिसमें मैं खुद भी ऐड हूँ कि वहाँ पर एडमिन अगर कुछ प्रमोट कर रहा है तो उसके चार्जेस होते हैं, आपको पे करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर ये होता है कि अगर लेट्स सपोज जुनैरा मेरे पास है या रैंडम कोई कॉल आती है कि हमारा प्रमोट कर दें, तो मैं एक सैंपल उनसे लेती हूँ ताकि मुझे भी क्वालिटी का पता चले कि क्वालिटी क्या है उनकी, स्कैम ना हो किसी के साथ। और मैं अगर उसको इनरोज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये कि हजारों लोग उसे देख रहे हैं, और अगर एक के साथ भी गलत होता है तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आपको देखे ना बहुत सारी खवातीन के जहन में ये सवाल आ होगा कि हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपके ग्रुप का, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं चाहूँगी ज़रा प्लीज़ आप बताएं वो खवातीन, क्योंकि स्पेशली होता ही है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर खवातीन का रुझान होता है खाने की तरफ, सिलाई कढ़ाई की तरफ, इस तरह के आर्ट की तरफ, या आपने घर में कोई हैंडमेड ज्वेलरी बना ली, तो किस तरह से खवातीन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, फेसबुक पे जाएं, वुमेन्स पाकिस्तान का पेज है, पेज के ऊपर एक आइकन है ज्वाइन ग्रुप, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर्स वहाँ पर है, मेरी टीम आपसे राब्ते में रहेगी। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाए। अच्छा रीमा, ये चीज़ जैसे कि एमन ने भी कहा कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तेज़ी से फैलता है, हाँ, लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई वो ये कि जी स्कैम। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पता है कहीं से मंगवा लिया, गत्ता घोला तो निकला कुछ और। कितना ज़रूरी है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जी चीज़ सही हो, क्योंकि आप ख़ास तौर पे जो आपका काम है वो तो ऐसा है कि एक बार क्लिक हुआ तो ज़िंदगी भर वो नहीं जाएगा कस्टमर, लेकिन एक बार भी ज़रा डॉजी सा सीन हो गया तो फिर मसले हो जाएंगे। एक्चुअली यही हुआ था, क्योंकि शुरू में मैंने जब एक्सपोर्ट का आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया था, पहले इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह करके, तो फिर जब एमन से मैंने बात की थी और कोविड के उसमें, तो एमन ने मुझसे फूड के सैम्पल्स मांगे थे। लाइक माई फूड इज़ लाइक FDA अप्रूव्ड, कि पता है कि मेरा टिन कैन जो है इट इज़ उसकी शेल्फ़ लाइफ इतनी है, या मेरे हलवे की शेल्फ़ लाइफ ने। तो एमन ने वो सारे मंगवाए थे एंड शी केप्ट हर्स, लाइक घर में रख के चेक करके, जैसा एक कैन इन्होंने 2 महीने बाद खोला या एक कैन इन्होंने 3 महीने बाद खोला, ताकि मैं देख सकूं कि एक्सपायरी का वो। सो उसके बाद फिर इस तरह का बिल्कुल फ्रेश थे 3 महीने बाद। ठीक है, आपका तो अब काम चल पड़ा ना भाई बेहतरीन तरीके से। तो मुझे ये बताएं कि आपकी रोज़ाना की कितनी वो होती है, सेल हो जाती है, क्या ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं आपके पास? भाई आज ये अगर आपके पास है या आप मेन्यू खुद सेलेक्ट करते हैं? नहीं, कहा यह जाता है कि मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। आज एक औरत ने एक औरत से उसकी तनख्वाह पूछी है। मुझे लगता है मर्द से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए और औरत से एज नहीं पूछनी चाहिए। आप सही ट्रैक पे। चलिए बताइएगा। एक्चुअली मोस्टली जो है जो मेरे पास है वो लेडीज़ हैं जो कहती है कि प्लीज़ हमारे हस्बैंड को लंच भिजवा दो। अच्छा। तो और वो उनको 2-2:30 बजे चाहिए होगा
होगा तो प्लीज़ रीमा लंच भिजवा दो। तो वो खुद ही मेन्यू बता देते हैं। लाइक मैं उनसे पूछती हूँ पसंद या ना पसंद। अच्छा। तो समबडी से इसके हमें चिकन अच्छा लगता है या आप हमें वेजिटेबल कर देंगे। सो फिर वो उस तरह करके ना फिर मैं अपने हिसाब से आई लाइक सेंड द फूड। ठीक है। अच्छा जुनैरा, आप मुझे बताएं, आपने कहा कि बाहर से भी ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, सो वो किस तरह से आपसे इन टच होते हैं और फिर चार्ज आप कितना करते हैं? क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है ये। सीधा बोल देना कि अगर आपको कोई अपनी जैकेट करवानी है कस्टमाइज तो कैसे? मुझे तो जुनैरा बिल्कुल मुफ्त में कर देंगे। तो प्लीज़ बताइए। अच्छा, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करती हूँ, इवन वुमेन्स में भी मैंने पोस्ट किया है और अच्छा। हाँ, क्वारंटाइन आर्टिस्ट और भी सारे ग्रुप्स हैं, मैं पोस्ट करती हूँ। तो वहाँ से ये होता है कि मुझे नए लोगों से कॉन्टेक्ट करने को मिलता है। तो उसमें हर पूरी दुनिया से लोग होते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट उस तरह से करते हैं ग्रुप्स के थ्रू। अच्छा सुनारा, कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। रिस्पांस हमारी स्पेशली हमारी सोसाइटी से तो अच्छा होगा, जाहिर है, क्योंकि लड़कियां ऐसी फंकी चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं, ट्रेंडी चीज़ें पसंद होती हैं। लड़कों को भी होती है। फैसल के कोर्ट्स में आपको भिजवाऊंगी। मुझे ये बताएं कि बाहर से रिस्पांस कैसा आता है? अच्छा, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बाहर से मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा आता है। अच्छा, ज़्यादा आता है। ठीक है जुनैरा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। किसी ने अपनी जैकेट, शॉल, बैग, कुछ स्नीकर्स कुछ भी अगर उन्होंने कोई भी आर्ट आपने बनवाना है तो भाई आप आर्टिस्ट जुनैरा को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी ने कोई खातून, स्पेशली मेरी बहन अगर चाहती हैं कि थोड़ा सा बजट में, घर के बजट में अपना हिस्सा डालें, या आपको कभी कभी होता है ना कि मियाँ से क्यों मांग रहे हैं, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल, रीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब हमारे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिनको देख के क्या लजीज खाने बनाते हैं। शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह हम खाना मंगा लेंगे और मुझे भी मजीद एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे आपके थ्रू, आई होप सो। इंशाल्लाह बेहद शुक्रिया भाई आप दोनों के आने का। चलें जी, अभी लेंगे हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे सर्दियों की सौगात सिंघाड़ों की। बड़े मज़े के होते हैं लेकिन थोड़ा बॉयल करना मुश्किल काम है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दुनिया की आबादी हो चुकी है 8 अरब, जबकि आबादियाती सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी खातून की औसत उम्र 1 साल कम हो गई। 1 साल कम हो गई। तो वैसे में इस तरफ क्यों देख रहे हैं भाई? हम इसी मौजूद आप तो फ्रेंच खातीन है ना भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी अपनी एज बताई है मैंने बिल्कुल ठीक बताई है। मैं बताती हूँ, कल मैं डॉक्टर पे गई और डॉक्टर ने मुझसे एज पूछी, मैंने उसको एग्जैक्ट बताई। मेरे मियाँ कहते थे नहीं 1 साल कम बता दो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों कम बताऊँ? मतलब जो है उम्र वही बताऊँगी ना। तो इस मौजूद पर समग्र रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने खवातीन का रद्द-ए-अमल मालूम किया और एक डॉक्टर से भी पूछा कि औसत उम्र कैसे बढ़ सकती है। ये खवातीन को बड़ा शौक होता है, लेकिन याद रखें उम्र बढ़ती है तो फिर वो एक चेहरे पे नुमाया होना शुरू हो जाती है। खैर आपको ये दिखाते हैं। कहते हैं मर्दों से उनकी तनख्वाह और खवातीन से उनकी उम्र नहीं मालूम करनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक खवातीन की औसत उम्र 1 साल कम हो गई है। अब इस सर्वे के बारे में खुद खवातीन की क्या राय है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्योंकि हमारी खवातीन रात भर मोबाइल यूज़ करती हैं, सुबह देर तक सो के उठती हैं और बिल्कुल वर्जिश, एक्सरसाइज इनसे दूर हो गई हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि औरतें खुद अपना ध्यान रखेंगी तो आके अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगी। बज़ाहिर तो औरतें ज़्यादा जीती हैं, मर्द पहले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एक्सरसाइज, वर्जिश ये तो सभी को करनी चाहिए, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों। इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हिना खान, जो माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं और बहुत कुछ जानती भी हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी खातून हैं, लेकिन आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि खवातीन की औसत उम्र 1 साल कम हो चुकी है। जी। तो अब उसमें इजाफे के लिए कोई टोटका है आपके पास? फूड में हेल्दी फूड को इंक्लूड करें और स्ट्रेसफुल जो लाइफ हमने कर ली है ना, हम सुबह से शाम तक मशीन बने हुए ना, हमें अपने लिए टाइम निकालें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने पर ज़रूर लगाएं। वॉक करें, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें। सिर्फ साइकिल मशीन ना बन जाए काम की, तो उसी से तो लाइफ बढ़ेगी। अब पहले के लोग अपने लिए भी वक्त निकालते थे, दूसरों के लिए भी वक्त निकालते थे ना। अब हमारे पास अपने लिए वक्त है ना हमारे पास दूसरों के लिए वक्त है। खवातीन परेशान ना हों, मुतवाज़िन खुराक और सेहतमंद तरीक़ा ज़िंदगी अपनाकर आप अपनी औसत उम्र में कई साल इजाफा कर सकती हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के दौरान हम बहुत सी रेडी वालों को सड़कों पर सिंघाड़े बेचते देखते हैं।
ये एक पानी में उबलने वाली सब्ज़ी है और पानी में ही इसको उगाया जाता है। इसकी शक्ल पर ना जाए, देखने में आपको इस तरह की नजर आई कि अजीब सी है, लेकिन ये बड़े मजे की होती है भाई। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अच्छी शक्ल तो है इसकी। अच्छा, नहीं कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं, कहते क्या है ये। मैं तो बचपन में बहुत डरती थी, लेकिन खाने अच्छा, यानी कि आपको सिंघाड़ा दिखा के डराया जाता है। आप डरती भी है वैसे ना मुझसे। इसमें विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, मादनियात है। अब ये जो सिंघाड़ा है, इसको आप किस तरह से अपनी सर्दियों की रूटीन में अभी हम बात कर ही रहे थे, डॉक्टर खुर्रम मुशीर ने मुझसे पूछा कि आपने खाया? अरे किसने नहीं खाया, कौन वो पापी है जिसने सिंघाड़ा अच्छा, नहीं खाया? एक सिंघाड़े होते हैं और एक होता है शक्करकंदी। वाह यार, सर्दियों में आप बैठे हो ना, आप धूप में, और ये दोनों चीजें आओगे बाहर से, बड़ा ही मजा आता है। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, सर्दी, धूप, सिंघाड़े, बहुत गाजर। अगले हफ्ते हम करेंगे शक्करकंदी। हाँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंघाड़ों पे। भाई सिंघाड़े जो है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बताएं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, शक्करकंदी से आपने मेरा दिमाग एकदम से हिला दिया। बड़ा गरम गरम और बड़ी अच्छी लगती है। स्कूल से आप बाहर निकलते हुए इसके ऊपर डला होना, जरा नमक, लाल मिर्च और नमक। अच्छा, सिंघाड़े सही कह रही हैं। फैसल ने कहा कि शक्ल प्यारी है, मगर मुझे भी उसकी शक्ल देख के ही ना लगता है कुछ जला हुआ कोयला, कुछ नहीं मैं आपको बताती हूँ। आप एक सेकंड के लिए, अच्छा सब लोग कहेंगे पता नहीं मैं क्या हो गया, एक सेकंड के लिए सिंघाड़े को गौर से देखिए, बगैर छिला हुआ ना, काला, मतलब जब उसके ऊपर वो कवर होता है, उसका छिलका होता है, तो आपको लगेगा वो आपको घूर रहा है ना? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बहुत खतरनाक सा, लेकिन वो खाने में बहुत मजा। इमेजिनेशन की कोई हद थोड़ी होती है। बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त चीज़ है। अच्छा देखिए, अभी आप नेट खोलते हैं तो खवातीन का ना हर वक्त ये खाएंगे तो कोलेजन ऐसा हो जाएगा, आपकी स्किन यंग होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। अच्छा, अम्माएं, बच्चा अभी छोटा ही होता है, वो परेशान और उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। हाइट ज्यादा होना चाहिए, और छोटा सा बच्चा है, बाल घने नहीं है जी। बाल घने होने में हाइट में थोड़ा टाइम लगता है, मगर होता है बच्चा जल्दी बड़ा कहती है कि फौरन के बाल घने हो और हाइट अच्छी हो। तो हाइट के लिए सिंघाड़े बेहतरीन, ठीक है, बच्चों की हाइट की ग्रोथ के लिए। खवातीन में आफ्टर प्रेगनेंसी जो जॉइंट पेन बहुत होता है, ठीक है, एक सर्टेन एज में जो खवातीन को आफ्टर 60 जो ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होता है, उसके लिए वुमेन में तो खैर बहुत ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। मुझे एक बात आपने बतानी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका सिंघाड़े का इंटेक कितना हो? भाई देखिए, जैसे मौसम आता है, हर मौसम में हर मौसम का फल आपको खाना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, आपका जितना दिल चाहे। देखिए, बॉडी आपकी वही, अब ये नहीं कि आपको वो किसी वो खाने की चेन का क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वो मांग रही है। आपको खुद मांगती है, आपको कीनू मौसमी का खुद एक क्रेविंग होती है ना, आम की क्रेविंग होती है, ठीक है, गोश्त की क्रेविंग होती है, तो ये एक नेचुरल चीज है। तो सिंघाड़े आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी खाने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद भी खानी चाहिए। बच्चों को दें, अच्छा उसको छील के दे दें, तैयार करके बॉईल करके दे दें कि उसकी शक्ल से ना डरे। बच्चों को आप दे सकते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल दे सकते हैं। महीने का, 10 महीने का बेटा मेरा दे दूं, बिल्कुल दें, उसको बॉईल करके अच्छी तरह मैश करके, जैसे आप उसको दलिया बना के थोड़ा ओट मील के साथ या कॉर्नफ्लेक्स के साथ उसको दें, उसको बड़ा मजा आएगा। जिसके दांत भी आ रहे हैं उसको भी आप दें, उसको भी दे सकते हैं। जिसके दांत भी कमजोर है या बहुत बुजुर्ग होते हैं, खा नहीं सकते कुछ चीजें, तो उनको भी आप सिंघाड़े। ये एक ऐसी चीज है कि जो बॉईल करके तुम खाते हैं, लेकिन कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा भी खा सकते हैं, बड़ा मजे का, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा, अब आप कोई अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने कितने छीले। अच्छा, मैं एक आपको और चीज बताऊं कि ये ना कच्चे खाने से क्या होता है कि और उसके छिलके भी खा सकते हैं। मैं लिटरली आपको बताऊं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है या आगे चल के, देखिए हमारे यहाँ कोलन, अभी खवातीन की औसत उम्र पे बात करते हैं कम हुई क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ गया खवातीन में, ठीक है, और एक तो ब्रेस्ट कैंसर तो है ही है, कोलन कैंसर यानी आंतों का कैंसर, तो उसके लिए अगर आप खाएं छिलके के समेत तो बहुत अच्छा होता है। देखें हम कितनी यहाँ बात करें, अब चलते हैं, चलें, आ जाए जी, चल के दिखाते हैं। सिंघाड़े ऑलरेडी रखे हुए हैं, बचा लेना, मेरी शो के बाद खाऊंगी थोड़े से। नहीं, ये तो नहीं बचता। और आते पहला हल्ला मैंने बोल दिया। अरे शुरू करें, खा चुके हैं, इफ्तिताह हो गया हमारी किचन में खाने पीने वाली चीजों का। अच्छा जी, तो ये दोनों जो मर्द हजरात है ना, खा चुके क्या क्या इन्हें खाना, तो जरा मुझे बताएं क्या बन सकता है खुर्रम सिंघाड़ों से? मैं एक बड़ा जबरदस्ती चीज बना रहे हैं। अच्छा, पहले एक ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे के लिए है, बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियों के लिए। अच्छा, उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर है, वो आप ऐड ना करें, ठीक है जी। ये देखिए सिंघाड़े हमने लिए, ठीक है, सिंघाड़े, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ी टेस्टी जबरदस्त। हम चाह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा वो कैमरे में भी दिखा दें। जी, हाँ, देखिए जो है आपको पता है
ये सिंघाड़े, अच्छा ये कच्चे भी हमने रखे हैं, आप कच्चे भी खा सकते हैं, ठीक है। चल अच्छा, ये इसमें हमने क्या किया जी, थोड़ा सा डालेंगे जी ऑलिव ऑयल, ठीक है। सिंघाड़े डाले जी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी, देखिए दूध मौजूद है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, पर नहीं कोई बात नहीं। जब दो मर्द किचन में होते हैं ना, एक्सपीरियंस दो मर्द पता चल गया होगा, इतना ही शोर। और ये नेचुरल, देखिए अगर वो भी आती ना तो भी यही होना था, तो ये ले आप चम्मच, बिल्कुल। और बस पानी का जग भी थोड़ा सा, ओके। इसके साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसके साथ लेना बड़ा चम्मच गिर जाए तो गिर जाए। अब भाभी अगर हमें देख रही है ना तो वो अंदाजा लगा ले फैसल किचन में कैसे ठीक के सबको स्कीम बता दो। अच्छा जी, ये हमने डाला जी सिंघाड़े, अच्छा दूध डालेंगे तकरीबन आधा कप, ठीक है। तो इसके लिए हम 4 चमचे इसके अंदर ये पाउडर मिल्क ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, इससे बच्चों की हाइट, आपकी जोड़ों का दर्द, कोलेजन का जो एक लोग कहते हैं ना, कोलेजन लूज कर गई खवातीन के, मर्दों दोनों का, आपकी स्किन लटकने लगती है, कोलेजन के साशे पी रही हैं, वो प्लीज़ मत पिए, वो बड़ा स्कैम है। कोलेजन के साशे आपको जी, वो बिल्कुल स्कैम है और बिल्कुल आपको तंग किया जाता है, ठीक है। अच्छा उसके साथ ऐड करेंगे जी मीठे के लिए या तो ब्राउन शक्कर या 1 से 1.5 जो बेस्ट होता है शहद, शहद, पेस्चराइज्ड शहद, ठीक है जी, खालिस शहद। और अच्छा इसको हम ब्लेंड करके फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लेंड होकर तैयार हुआ। बस ये बेहतरीन ड्रिंक तैयार हो गया। मैं इसको आपको निकाल के देखिए, अभी हम इसको प्याले में जरा पीने का स्टाइल ज़रा अच्छा होता है। ये देखिए आप, ये इसको ज़रा क्लीन कर लेता हूँ। और ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त सा आपको, ये देखिए ये इस तरह का ये मिल्क शेक टाइप तैयार होगा। अच्छा ये किस चीज़ के लिए? ये देखिए 5 चीज़ें फ़ौरन। एक तो बच्चों की हाइट, ठीक है। सेकंड आपकी हड्डियों का दर्द, थर्ड आपकी जो स्किन प्री मेच्योर एजिंग और लटकना शुरू हो जाती है, खास तौर पे ये 5 बैगी सी, आप देखें लोग कहते हैं जी स्वेलिंग सी है, फिर यहाँ पे क्रोस फीट आते हैं, गर्दन पे एक कहते हैं गीज स्किन लटक गई, और यहाँ पे बहुत लाइन है, इसके लिए बहुत अच्छी है। चौथी चीज ये आपके कैल्शियम की कमी, जो बहुत सारे लोग आपने देखा हो यंग एज है दांत झड़ना शुरू हो गए, और मतलब कहीं से दांत झड़े। चौथी चीज गम्स, जो आपके मसूड़ों की सेहत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इसको रोजाना 1 कप ये लें, ठीक है। और साथ में हम फैसल आप ऐलान भी कर दें, किसी को हम देंगे, देखिए ये है ब्यूटी एंड हेल्थ बूस्टर, ठीक है, एम विटामिनो। आप गौर से इसको क्लिक, इसकी तस्वीर खींच लें, आप ये ट्वाइस डे खाएं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके बालों की तमाम चीज़ें, आपकी एंटी एजिंग, ठीक है। थर्ड चीज़ एंटी कैंसरस। लोग हमारे यहाँ थोड़ा, हम डेफिनेटली अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, लोग हम कोई विटामिन देते हैं। अभी एक नई चीज़ निकली है कि जी विटामिन खाने से कैंसर होता है। जी बिल्कुल भी नहीं, अच्छी क्वांटिटी में आप खाएंगे विटामिन या ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन, तो एंटी कैंसरस, तो आप ये यूज़ करें। ये आप ऐलान खुद कर देना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रेफरेंस से, जी नया दिन के रेफरेंस से ये करेगा, हम उसको फ्री भेजेंगे जी पूरा मंथ के लिए, ट्वाइस अ डे, ठीक है। आप एम विटामिनो आप ये ट्वाइस अ डे लें, ठीक है। और ये आप सिंघाड़े के ड्रिंक के साथ पूरा महीना है, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी कौन सा फल खाना चाहिए, जी जो मौसम है उसका फल, वही फल खाना चाहिए। अब देखिए ना कि अभी मैं कहूँ कि जी आप आम खाएं, तो आम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी डॉक्टर साहब बड़े लोग पूछ रहे हैं कि ये पाउडर मिल्क जरूरी नहीं कि हम यही डालें? नहीं बिल्कुल नहीं, हम दूसरा वाला भी डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। खास तौर पे मैं चाहूंगा कि जो डायबिटिक है उनके लिए दोबारा जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फैसला आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए जो लोग डायबिटीज है इनको या ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करेंगे जी, आपने तकरीबन 1 से 2 सिंघाड़े बॉईल किए, छील लिए, उसको आपने दूध डाला स्किम में बगैर बलाई का मिल्क, ठीक है। और उसके अंदर डालेंगे आप थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, ठीक है। कोकोनट पाउडर या नारियल डालिएगा, शक्कर, शहद या ब्राउन शक्कर बिल्कुल नहीं डालें, पाउडर मिल्क भी नहीं डालें, और बलाई वाला दूध भी नहीं डालें। ये आप करें, एक तो डायबिटीज में भी बहुत फायदा देता है ये। अच्छा कोकोनट ग्रूव टाइप की ड्रिंक, कोकोनट ग्रूव टाइप की ड्रिंक बनेगी। अच्छा वो आपको आपके अंदर वो जो आपको फीकापन भी नहीं लगेगा, और कोकोनट ग्रूव वाली क्या आपकी मलेशियन और
थाईलैंड की तस्वीरें हैं सारी फैजल की, ठीक है। कोकोनट ग्रूव बिल्कुल आज वही चल रहा है, फैजल आप गए सब बता दूं। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोकोनट ग्रूव बन जाएगा। अच्छा, उससे क्या होगा, आपके आंतों का कैंसर बहुत फायदेमंद होगा। और सिंघाड़े की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये आपके तमाम बॉडी को फ्लश आउट करता है, ठीक है। आपके जितने भी इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। तो डॉक्टर खुरम, हमारे पास लास्ट 20 सेकंड्स हैं। 20 सेकंड्स में आप सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल फैजल, देखिए हमने क्या किया, 1 से 1.5 सिंघाड़ा छील के बॉईल करके ब्लेंडर में डाला, उसके अंदर डालेंगे जी दूध, ठीक है, और उसके बाद डालेंगे शहद, ऐड कर लें चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर कोकोनट का पाउडर भी, और साथ में ऐड करेंगे कोई सा अच्छा 1 से 2 चमचे ऑलिव ऑयल या मीठे बादाम का तेल, और इसको रोजाना पिएं एम विटामिनों के साथ, ठीक है। शुगर वाले क्या करेंगे जी, मलाई वाला दूध नहीं लेंगे, ठीक है। और साथ में कोशिश कीजिएगा कि जी आप इसको पीने के बाद थोड़ा सा वॉक करें, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा हैवी होता है। और ये जी आपकी हाइट के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, और कैल्शियम की कमी। ठीक है जी। तो आपने देख लिया कि ये जो सिंघाड़ा है ये सिर्फ आपके सुबह नाश्ते के लिए नहीं बल्कि दीगर कितने मुफीद हैं। तो हम आपसे इजाजत लेंगे। बाय द वे, मैं थाईलैंड मलेशिया नहीं गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ वो भी आपको बाद में बताएंगे। बड़ा राज है ना राज, तो हम ये राज अभी नहीं खोले, बाद में खोलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू। तो हम आपसे लेते हैं इजाजत। 5 सिंघाड़े मेरे सामने हैं और उम्मीदवार है 10, तो देखते हैं कि किसको कितना मिलता है। आपसे मुलाकात होगी कल। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये तो नहीं दूंगा मैं किसी